सभी साथियों को नमस्कार है मेरा। चलिए तो आज बात करेंगे हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार हमें टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में क्या समझा रही है और टूर ऑफ ड्यूटी होता क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी होता यह है कि जब हम सेना में कुछ दिनों के लिए सेवा देते हैं, कुछ सालों के लिए सेवा देते हैं, उसको टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। और वो कम समय के लिए होता है, वो 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी होती है पूर्णकालिक नौकरी, जिसका भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो मिनिमम 17 साल रखा गया है नौकरी की अवधि को। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार टीओडी लेकर आई है, तो टीओडी तो आप समझ गए कि ये कुछ दिनों के लिए होता है। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया कि टूर ऑफ ड्यूटी विदेशों में भी लागू है, विदेशी देशों में भी लागू है, बहुत सारे देश इसको अपनाए हुए हैं। मैं कुछ प्रमुख देशों की नाम लेता हूँ और वहाँ के कितनी अवधि के लिए वहाँ लोग सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत काम करते हैं उसके बारे में ही बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम रसिया की बात करें तो वहाँ 1 साल की होती है। फ्रांस की बात करें तो 1 महीने की होती है। ब्राज़ील में 9 से लेकर 12 महीनों तक की होती है। ग्रीस में 1 साल के लिए होती है। इजराइल में 3 साल के लिए पुरुषों के लिए और 2 साल के लिए महिलाओं के लिए होती है। चाइना में 2 साल के लिए होती है। ब्रिटेन में आर्मी में 4, नेवी में 3.5 और एयरफोर्स में 3 सालों के लिए होती है। और उत्तर कोरिया में 23 नेवी, 24 वायुसेना और 21 साल थल सेना के लिए टूर ऑफ ड्यूटी अपनाया गया है। ये वो देश हैं जिसकी एग्जाम्पल भारतीय सरकार द्वारा दिया गया है। भारतीय सरकार द्वारा कहा जाता है कि टूर ऑफ ड्यूटी विदेशों में भी लागू है। अब आइए, टूर ऑफ ड्यूटी के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका बयान आता है कि अग्निपथ से रिटायर हुए युवाओं को अगर हमको अपने बीजेपी दफ्तर में अगर हमको किसी को चौकीदार रखना पड़ेगा, गार्ड रखना पड़ेगा, तो हम अग्निपथ से निकले युवाओं को देंगे। आपका बेटा कैलाश विजयवर्गीय जी सरकारी अधिकारियों को बैट लेकर के दौड़ाता है, तो पहले अपने बेटा को भेज दीजिए जाकर के सेना का जवान बने अग्निपथ के तहत। दूसरा है किशन रेड्डी जी, जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं भारतीय सरकार के अंदर। उन्होंने कहा कि हम अग्निपथ के दौरान युवाओं को नाई, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आगे चल के ये काम कर सकें। किशन रेड्डी जी बहुत बढ़िया बात बोले हैं आप। किशन रेड्डी जी बहुत बढ़िया बात बोले हैं आप। मतलब क्या ही बताया जाए आपकी इस बातों को कि मतलब आप 4 साल के लिए सेना का रिक्रूटमेंट करते हैं और उसमें आपकी मानसिकता ही बताएगी कि आप क्या क्या करवा लेंगे 4 सालों में। 4 साल में उनसे सेना की नौकरी करवा लेंगे कि उनको इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दे लेंगे। और एक बात और कही ये गई कि हम लोग उसके बाद स्किल्ड होंगे। सर 10th और 12th के बाद जाने के बाद जब 4 साल तक हम बंदूक उठाएंगे तो हमारे अंदर कौन सी स्किल आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या 12 लाख रुपया लेकर के एनडीए और सीडीएस और यूपीएससी की इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। आज के युवाओं से तो पढ़ा नहीं जाता है। और जब 4 साल तक युवा कंधे पे बंदूक उठाया रहेगा और गोलीबारी करेगा, ट्रेनिंग लेकर आया रहेगा, तब आप ये चाहेंगे कि वो दोबारा से ग्रेजुएशन करे, जिसको कुछ नहीं पता है ग्रेजुएशन के बारे में, और उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करे। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि 4 साल हमसे नौकरी ले लो, उसके बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। बढ़िया है आपकी ये सोच, जो है बहुत बढ़िया है। जब 2014 की सरकार थी, जब चुनाव था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो
भारतीय जनता पार्टी की संकल्प पत्र थी, घोषणा पत्र, उसमें कहा गया था हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू, को आर्थिक बोझ ही कम करना है। तो एक काम करिए ना, जो सांसद महोदय इन लोगों को, जो पूर्व सांसद हो जाते हैं, उनको जो पैसा मिलता है 1 लाख के करीब, उनको जो पूरा दिया जाता है सुख सुविधा के साथ, उनको जो भत्ता मिलता है उसको कट कर दीजिए, खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सेना में कैसे दी जाती है पेंशन। मान लीजिए आप नौकरी के दौरान आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है, मतलब आपके रिटायर होने के बाद आपकी सैलरी होगी 20,000 प्लस डीए, तो कुल मिलाकर मान लीजिए 25,000। और इसी तरह से सांसदों में भी लागू होती है, जिनकी तनख्वाह करीब 3 लाख करीब है, तो उनकी पेंशन 1 लाख हो जाती है। तो पूर्व सांसदों का कोई भी वो नहीं कटना चाहिए, उनको मिलता रहना चाहिए पेंशन, लेकिन कटना चाहिए तो हम जवानों का, जो अपना सर कटा देते हैं हमारे अपने देश के। ये तो कुछ बात हो गई। अब आइए हम बात करेंगे कि कैसे आजकल इस देश में जब लोग कह रहे हैं कि क्यों सरकारी चीज़ों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, तो उन सभी लोगों से एक ही सवाल है कि जब एसएससी 2018 के तहत जो भी परीक्षाएं ली गई थीं, उसके रिजल्ट की मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा था, उसको आप लोगों ने कितने दिन दिखाया है और कितने दिन अपने अपने दिमाग में उतारा है। वो 62 युवा नागपुर से चलकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इस देश के किसी भी को फर्क नहीं पड़ता है, इस देश के किसी भी युवा को, इस देश के किसी भी मीडिया हाउस को, इस सरकार को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग जो नागपुर से वो 62 युवा चल के दिल्ली तक कैसे पहुँचे और कैसे आ रहे हैं। बिहार में गांधी मैदान में शांति से बैठकर युवा पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और आज जब वही युवा थोड़े उग्र हो गए हैं, तो उनको कुछ ये जो आजकल नए राष्ट्रवादी लोग हैं, जो नए राष्ट्रवाद की परिभाषा, नए राष्ट्रवाद दे चुके हैं, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा चुकी है, उसको उन लोगों को ये लोग आतंकवादी तक कह दे रहे हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल। और ये कह रहे हैं कि आपको सेना में बुलाया थोड़ी जा रहा है, आप कुछ और कर लीजिए। अरे जिन्होंने पिछले 4 साल से अपनी पूरी ज़िंदगी सेना में नौकरी पाने के लिए दौड़ के लगा दी, जिन्होंने 12th करने की भी बातों को छोड़ दिया, वो 10th पे ही अपना दौड़ शुरू कर दिए कि हमको सेना में ही जाना है। और आप लोग जो नए राष्ट्रवादी लोग हैं, सही में बताएं तो आप संकीर्ण सोच के हो चुके हैं, ठीक है। एक पार्टी की और एक पार्टी की उस सरकार की चाटने में और चाटुकारिता करने में लग गए हैं। और ये जो पत्रकार हैं, इनको तो खैर छोड़ ही दीजिए, नए पत्रकार बन गए हैं, पत्रकारिता की नई परिभाषा आ चुकी है आजकल समाज में, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है पत्रकारों को। तो जब वो युवा शांति से हड़ताल कर रहे थे तो उनको तो किसी ने दिखाया नहीं, और जब ये भीड़ उग्र हो चली है तो आप उनको अनसिविलाइज्ड कह दीजिए। अच्छा तरीका है साहब। बात करते हैं कि ये बिहार की धरती है साहब, जिसने इस चीज़ को जगाया है। भूलिएगा मत, जब इंदिरा जी की सरकार थी और जब उन्होंने भी ऐसे ही दमनकारी नीतियाँ अपनाना शुरू कर दिया था, तब वहीं बिहार के जयप्रकाश नारायण थे और बिहार के युवा थे जिन्होंने आपातकाल में के दौरान उस आंदोलन को शुरू किया था। और आज फिर से उठी यह आँच वहीं से है, और हम दिखलाएंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे।
बिहार के युवा आप सभी लोगों को बताएंगे कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या चाहते हैं कि 4 साल की नौकरी कोई वो मशीन बना के रखे हैं क्या मोदी जी, जो इधर से सैनिक डाल रहे हैं और 4 साल में सैनिक। एक अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लग जाता है और आप 4 साल की नौकरी के दौरान 6 महीने के अंदर, आप 6 महीने के अंदर जो है ट्रेनिंग भी पूरा करवा देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ 30 दिन की छुट्टी हर साल भी दे देंगे और आप चाहेंगे कि एक बेहतरीन सैनिक निकले। एक नेता जी हैं आजकल, नए नए नेता बने, पहले सेना में काम करते थे, अब नेता बने हैं। नाम है उनका जनरल वीके सिंह। नौकरी करने के बाद जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो चाहते थे कि हम और दिन नौकरी करें, जो चाहते थे कि हम और दिन नौकरी करें, जबकि उनका रिटायरमेंट का उम्र हो चुका था। कांग्रेस की सरकार ने तब जब उनको रिटायरमेंट का फैसला सुनाया तो वहीं वीके सिंह हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए 10 महीने की अवधि बढ़ाने के लिए, और आज युवाओं को ये बोल रहे हैं कि आप 4 साल की नौकरी करिए, पेंशन भी नहीं मिलेगा। अरे शर्म कीजिए सर, सेना की भी पेंशन उठा रहे हैं और सांसदी का महीना भी उठा रहे हैं, और कल को जब हार जाएंगे चुनाव तो पूर्व सांसद का भी भत्ता लेंगे और पूर्व सैनिक का भी भत्ता ले रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप सेना के अधिकारी हैं। और ये जो कुछ असामाजिक तत्व आजकल आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आजकल 2-3 लोगों का सिर्फ वीडियो शेयर कर रहे हैं कि पूर्व सेनाध्यक्ष बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। तो जरा जा करके उन सेनाध्यक्षों की भी सुनिए जिन्होंने ये कहा है कि ये एक खराब व्यवस्था है, इसके तहत भारत की जो ये मजबूत सेना है वो एक साधारण सी सेना बन के रह जाएगी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर बन गया है, अभी और मंदिरों का बनना बाकी है। हम हिंदू और मुसलमान में रह जाते हैं, कोई नुपुर शर्मा के समर्थन में है तो कोई नुपुर शर्मा के विरोध में है, हम इसमें लगे रहते हैं। और एक बात बताइए, ये कैसी संवैधानिक सरकार है और कैसा डेमोक्रेसी वाला देश है जहां पे कोई भी नीति का बदलाव होता है और पार्लियामेंट में उसको अमेंड नहीं किया जाता है। इस देश के इतने बड़े फैसले को लिया गया, लेकिन इस देश में इतने बड़े फैसले को लिया गया, लेकिन इनको ये भी नहीं उनको फ़र्क पड़ा कि कम से कम भारत के संसद में जाकर के इस बिल को पास करें और उस पर चर्चा करें। अरे वो तो छोड़िए, लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आता है। अरे हम तो सोच रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनको ही बोलना नहीं आता है, क्योंकि आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है। और जब वो किसी रैली में भाषण देते हैं ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं जो चुनावी भाषण देते हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। और आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, पढ़े लिखे तो आजकल, मतलब पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, पर पढ़ने लिखने में सही में कम हो गए हैं। गांधी की तरह सोचने और करने में फ़र्क होता है। कल तक जो लोग गांधी के अहिंसा को गलत बताते थे और नाथूराम गोडसे का समर्थन करते थे, हिंसा को समर्थन करते थे, आजकल वो सुनने में आ रहा है कि अहिंसा को समर्थन कर रहे हैं और हिंसा का विरोध कर रहे हैं। तो मतलब अब ये सत्य और प्रमाणित हो गया है कि नाथूराम गोडसे गलत थे और महात्मा गांधी की अहिंसा वाली बात सत्य थी। दूसरी बात, प्रधान सेवक के टैगोर जी की तरह दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई टैगोर नहीं हो जाएगा और टैगोर का सोच कोई नहीं रख लेगा। टैगोर उस समय अपने किताब में जिस नेशनलिज्म का विरोध किए थे, वो नेशनलिज्म आज हो रहा है।
ये दिखावे की राष्ट्रवाद है और दिखाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ दिखावा हो रहा है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे अग्निपथ, नहीं, ये बेरोजगारों का आंदोलन है। अब इस देश में इस सरकार ने जो पिछले 8 सालों में बेरोजगारों की भर्ती कर दी है ना, वो सड़क पे बेरोजगार युवा हैं। और बिपिन रावत जी का नाम लेकर के ये कहा जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी का बिपिन रावत जी ने दिया था। तो उन सभी लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि बिपिन रावत जी का जो सुझाव था वो नॉन कमीशन रैंक के लिए नहीं था, उनका सुझाव कमीशन रैंक के लिए था, जिसको इस सरकार ने बदल दिया। वो सैनिकों के लिए नहीं, ऑफिसरों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी चाहते थे। वो ये चाहते थे कि पूर्णकालिक जो व्यवस्था है उसको रहने दिया जाए और टूर ऑफ ड्यूटी को अलग से वॉलंटियर के तौर पे लाया जाए। अरे अंकित भाई ज़रूर बदल देंगे, चिंता मत करिए। अगर इसी तरह रही ना तो अभी से शुरू हो जाएगा दिखना। अगले साल ही चुनाव है, वक्त दिख जाएगा, इंतज़ार करिए, बस सब्र कर रहे हैं हम भी। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो बिपिन रावत जी के बातों को ही सत्य मान लीजिए। तो ऑफिसर रैंक में भी टूर ऑफ ड्यूटी लाइए। और टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ सेना में क्यों रहेगा? लाना है तो टूर ऑफ ड्यूटी को नेतागिरी में भी घुसाइए। सांसदों का जो 5 सेना की 17 साल की नौकरी को इन लोगों ने 4 साल की कर दी है और 25% युवाओं को दोबारा भर्ती करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के 12 से 13 हजार युवाओं को ये भर्ती लेंगे और बाकी युवा वापस रोड पे होंगे अग्निवीर के उस सर्टिफिकेट के साथ, जिसका कोई काम उनके पास नहीं होगा। सिर्फ उनके पास होगा तो एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट, जिसको लेकर के वो घूमेंगे। और आज देश के बड़े उद्योगपति महिंद्रा साहब का बयान आया है कि वो अग्निवीर के तहत रिटायर होने वाले सारे युवाओं को नौकरी देंगे। अरे पूछना चाहेंगे सर हम आपसे, उन युवाओं के पास जब आपके फैक्ट्रियों में काम करने का स्किल नहीं होगा तो कौन सी नौकरी देंगे? और क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? जब वो युवा 12th पास ही नहीं किया रहेगा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगा बंदूक चलाने के अलावा, तो क्या करेगा वो? मतलब साफ है कि युवा बेरोजगार हो जाएगा और आप उसके बाद सड़क पे उतार देंगे उन्हें, वापस से उन्हें भेज देंगे घर 12 लाख रुपया लेके। इस सरकार ने भारतीय सेना की कीमत लगाई है 12 लाख रुपए। इस ऐसी खराब सरकार और तालिबानी सरकार इस देश में वापस कभी नहीं आ सकती है। इतना ही नहीं, कल रक्षा मंत्रालय का बयान आया कि टूर ऑफ ड्यूटी के अलावा, मतलब अग्निपथ स्कीम के अलावा हम कोई भी भर्ती और नहीं लेने वाले हैं। इससे पहले तक जो सरकार के नुमाइंदे थे वो ये कह रहे थे कि पूर्णकालिक व्यवस्था भी अभी है। जब कल शाम को जब रक्षा मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इस चीज़ को क्लियर की तो उनके मुंह भी बंद हैं। अंकित साहब कह रहे हैं कि सेना में सिर्फ बंदूक चलवाया जाता है क्या? 10th और 12th के बाद अगर बंदूक सिखाई जाती है और क्या क्या करवाया जाता है बताइए ज़रा। करवाया तो सिर्फ सैनिकों वाला ही काम है। इंजीनियरिंग तो पढ़ाया नहीं जाता होगा उन्हें, यूपीएससी की तैयारी की तो शिक्षा दी नहीं जाती होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री तो दी नहीं जाती होगी वहाँ पे। अब आप ही बता दीजिए 4 साल में उनसे क्या क्या करवाएंगे? सेना की नौकरी के ड्यूटी पे भेजेंगे कि उनको 12th का नॉलेज देंगे, कि उनको आप स्किल सिखा देंगे, कि आप उनको ग्रेजुएशन सिखा देंगे? अब आप ही तय कर लीजिए कि आप उनको क्या क्या सिखा देंगे। क्या क्या सिखाएंगे आप उनको? कुछ नहीं सिखाएंगे आप उनको। दूसरी बात, कुछ लोग इसको अब बोल रहे हैं कि ये लोग अब असामाजिक तत्व हैं। जब आपको वोट देने करके चुनाव जिता करके संसद भवन में बैठाए थे तब ये असामाजिक तत्व नहीं थे। मान भी लिए कि अगर 10,000 लोग निकला है तो उसमें 5 गलत होगा, तो 5 की वजह से आप पूरे 10,000 को गलत नहीं कह सकते हैं। पूरा 10,000 को आप गलत कह दिए, वाह बहुत बढ़िया काम किए हैं। सांसदों की पेमेंट में
कटौती के लिए। अगर देश नहीं संभल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है आपसे, तो जितने भी सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, आप प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप विदेश के दौड़ों को छोड़ दीजिए और दुनिया भ्रमण पे छोड़ दीजिए, तो पैसा अपने आप बच जाएगा। रोज जो 2 करोड़ का सूट पहनते हैं ना, सूट बूट की सरकार जो आप बना रखे हैं, उसको छोड़ दीजिए। एकदम सही भाई। ट्रेन तो चला रहे हैं, ट्रेन नहीं चलाएंगे तो मोदी जी उसको बेच देंगे, बेचेंगे ना अडानी के हाथ से। एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, सब कॉन्ट्रैक्ट पे कर देंगे एक दिन। हमको तो ऐसा लगता है एक दिन ऐसा भी आएगा जब नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि इस देश को ही कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया जाए, जब विदेशों से उठा करके लोगों को लाकर बोलेंगे कि एक काम करो, आप लोग बिड करिए कि इस देश को कॉन्ट्रैक्ट पे चलाया जाएगा। और हाँ, आप लोग कह रहे थे ना, वही मथुरा की जनता है जहाँ पे जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे बरगलाने की कोशिश की थी। वहाँ की युवाओं ने जब पुलिस को खदेड़ा ना, तो पुलिस भागती हुई नजर आई। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि अब पुलिस बल भी उतना नहीं है कि युवाओं को संभाल सके। कई जगह तो जो कांस्टेबल्स थे वो ये सुनते हुए नजर आए कि ये नीति गलत है, और जब उन्होंने इस बात को बोल दिया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कई जगह खुद पुलिस के जवान और पुलिस के लोग उनके हाथ में हाथ मिलाकर उनके साथ चलते आए। एक जगह तो CRPF के जवानों ने यह तक कह दिया कि हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे इन युवाओं पे। सोचिए, जब ये अनट्रेंड युवा हैं तो इतनी धूम मचा रहे हैं। कल को जब आप इनको 4 साल के लिए ट्रेंड कर देंगे और जब वापस ये बेरोजगार हो जाएंगे और जब ये सड़क पे उतरेंगे तो तब ये क्या करेंगे। लेकिन आप तो यही चाहते हैं कि लोग अब गार्ड की नौकरी करें। अंबानी, अडानी, भारतीय जनता पार्टी भी तो अब एक कंपनी ही बन चुकी है 5000 करोड़ की। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वहाँ जाकर हम लोग वो करें। और कमाल की बात ये है कि जितने लोग अग्निपथ स्कीम के पक्ष में है ना, उसमें 90% जो है ना, सेना की तैयारी नहीं करते हैं। उनको मतलब ही नहीं है सेना से। और मैं लिख के दे सकता हूँ, उसमें से एक भी बंदा सेना का फॉर्म नहीं भरेगा, लेकिन बोलेगा जरूर कि अग्निपथ स्कीम बहुत बढ़िया है। आपका बेटा जो है एशिया बोर्ड का चेयरमैन बना बैठा है और सेक्रेटरी बने बैठे हैं BCCI के। अनुराग ठाकुर के भाई साहब ट्रेजरर बने बैठे हुए हैं। तो पहले आप लोग ही जा कर के थोड़ा सा दिखा के आइए कि सेना में कैसे काम किया जाता है। बैठे हुए हैं अपने अपने घर के अंदर, नेतागिरी कर रहे हैं, और दूसरे के बेटों के लिए 4 साल की नौकरी। रेलवे आप कर ही दिए प्राइवेटाइज, लाल किला को आपने डालमिया ग्रुप को दे ही दिया, एयरपोर्ट आपने अडानी को दे ही दिया, सब तो दे ही रहे हो। तो हमारे लिए क्या छोड़ोगे फिर? इस देश के युवाओं के लिए क्या छोड़ोगे? खैर, बड़ा दुख होता है जब वही युवा जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि वो आतंकवादी हैं। सर, अगर आपको करना ही है, आपको अपने आर्थिक बोझों को कम ही करना है, तो जितने भी सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय हैं, जितने भी पूर्व सांसद हैं, उनके पेंशनों को कम कर दीजिए। जितने भी सांसद महोदय हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उनको कम कर दीजिए। परसों की ही एक अखबार में ये निकला था कि सिर्फ 70 करोड़ का खर्च आता है 1 महीने का। और जानते हैं किस चीज़ पे? पूर्व सांसदों को पेंशन देने में। और ये जो सांसद जी लोग होते हैं ना, इनके घर का एक चादर भी धुलता है ना तो सरकारी पैसे से धुलता है। तो सरकार से कहेंगे कि अगर आपको कम ही करना है तो एक काम करिए, कम कर दीजिए ना, भत्ता कम कर दीजिए, सांसदों की भत्ते को कम कर दीजिए। और टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ नॉन कमीशन रैंक में क्यों? हर बार मार सहेगा तो गरीबों का बेटा ही, कमीशन रैंक में भी लाइए।
समझ में आ जाएगा ऑफिसर्स को। और राजनाथ सिंह जी, घर में बैठना छोड़िए और मीडिया को फेस कीजिए। आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं युवाओं के लिए, युवाओं के पास, उसको फेस कीजिए। बैठ गए हैं जाके घर में और सेना के उन अधिकारियों को और सेना को इस राजनीति में ला करके घसीट दिए हैं आप। सेना के अधिकारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। सबको पता था कि इस 2 महीने में कोर्ट बंद रहने वाली है, कोर्ट में ग्रीष्मकालीन छुट्टी चल रही है, इसलिए अभी ला दिए हैं ना आप। न संसद में कुछ हो रहा है, न ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो रहा है। इस देश का युवा सड़क पे है और मोदी जी को चेस खेलने से मतलब है। मैं उस खिलाड़ी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है, खिलाड़ी को खेलना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ मोदी जी चेस खेल रहे हैं। सर, आपको तो ये सोचना चाहिए कि कैसे ये युवाओं के भविष्य को सुधारें। टनल के अंदर जा करके अपने से कूड़ा फेंकवा करके कूड़ा बीन रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। टैगोर की तरह दाढ़ी रखने से टैगोर थोड़ा ही हो जाइएगा आप। और आप कोशिश कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू बनने की, वो आपसे कभी होगा नहीं। दोनों अलग चीज़ थे और आप कभी हो नहीं पाइएगा। खैर, कुछ कहेंगे नहीं, अभी तो शुरुआत है। वो सुने हैं ना आप लोग कहावत, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। घर मेरा जला है आज, घर आपका भी जलेगा कल। तो आग अभी सिर्फ लगा है। अगर सरकार ने अग्निपथ को वापस नहीं लिया तो कितनी दूर तक ये आंच जाएगी कोई भी नहीं जानता है। जीएसटी स्कीम व्यापारियों को समझ में नहीं आया, नोटबंदी इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आया, फार्म लॉ जो है वो किसानों को समझ में नहीं आया, अग्निपथ हम युवाओं को समझ में नहीं आया। तो समझाते किसको हैं नरेंद्र मोदी जी आप? और आपकी सरकार किसको समझाना चाहती है? अडानी, अंबानी और सारे कॉरपोरेट्स फैमिलीज को? तो ये छोड़िए और थोड़ा काम करने पे ध्यान दीजिए, वरना अभी हम सड़क पे ही हैं और अभी बहुत दिन सड़क पे रहेंगे। जय हिंद साथियों।